नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत का इतिहास दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल तथा मुगल साम्राज्य। सल्तनत काल में कई वंश हुए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिरी लोधी वंश। इसके बाद मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया। सल्तनत काल के बारे में पढ़ने से पहले हम भारत पर हुए कुछ आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें से सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। अरबों का भारत पर आक्रमण करने की वजह धन की लूटपाट करना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इसके बाद आया महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी राज्य का शासक था। यह एक तुर्क सरदार था। गजनी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की थी। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर के 1017 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने सबसे पहले पेशावर के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार में 1000 ईस्वी में किया। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया। महमूद गजनवी मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। इसका सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटना था, जिसमें इसने 20 लाख दीनार की संपत्ति की लूट की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। अल-बरूनी, फिरदौसी, उलबी, फारूकी इसके दरबार में थे। अल-बरूनी की ही किताब से हमें महमूद गजनवी के आक्रमणों की जानकारी मिलती है। सेवद राय एवं तिलक जैसे हिंदू भी इसकी सेना में शामिल थे। महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। इसके बाद हम जानेंगे मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी एक छोटे से राज्य गौर का शासक था, जो कि महमूद गजनवी के ही अधीन था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में किया। इसके बाद उसने 1178 में पाटन यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया, जिसमें भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह से परास्त कर दिया। तो मोहम्मद गौरी ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन प्रमुख लड़ाइयों के बारे में जान लेते हैं। तो उनमें है पहली लड़ाई तराइन का 1191 ईस्वी का तराइन का पहला युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। इसके बाद दोबारा तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर 1194 ईस्वी की चंदावार का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। इसके बाद उसने भारत के विजित प्रदेशों को अपने गुलामों को सौंप दिया और खुद गौर राज्य को चला गया। मोहम्मद गौरी के बाद हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी के बीच रहा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई।
इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति बख्तियार खिलजी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह अगला सुल्तान बना। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और उसके बाद खुद सुल्तान बन गया। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी। इसने एकता प्रणाली चलाई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो कि तुर्कान-ए-चिहलगानी नाम से जाना गया। दिल्ली के अमीरों का दमन भी सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसने ही सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिनमें मुख्यतः चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल था। इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल पर उसकी माता शाह तुर्कान छाई रही, जिसके कारण दिल्ली के अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया बेगम को अगला सुल्तान बना दिया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया तथा पुरुषों की तरह चौगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में जाने लगी। रजिया ने गैर तुर्कों को सामंत बनाया, जिसके कारण तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने उसे बंदी बना लिया और फिर मुइनुद्दीन बहराम साहब को गद्दी पर बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। 1240 ईस्वी को डाकुओं ने रजिया की हत्या कैथल के पास कर दी गई। इसके बाद बहराम शाह की भी हत्या 1242 ईस्वी में हो गई। बहराम शाह के बाद 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठा और अगला सुल्तान बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान बना दिया। तो बलबन ने फिर अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद के साथ की। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने तुर्कान-ए-चिहलगानी का विनाश किया। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। फारसी उत्सव नवरोज उत्सव को मनाना प्रारंभ भी बलबन ने ही कराया। बलबन अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति रखने वाला था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। बलबन के बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का अंत करके खिलजी वंश की स्थापना की। यह 1290 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाई। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अगला शासक बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप्स था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की नींव रखी और नकद वेतन देने की शुरुआत की। दिल्ली के शासकों में से अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमियत खाना मस्जिद, अलाई का दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया रखने की शुरुआत भी
अलाउद्दीन खिलजी ने की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़तापूर्वक लागू किया। बाजार पर नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ पद बनाए, जिनमें से कुछ हैं दीवाने रियासत। यह क्या करता था? यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना-ए मंडी, प्रत्येक बाजार में एक बाजार का अधीक्षक होता था, उसे सहना-ए मंडी कहा जाता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करने वाले को बरीद कहा जाता था। गुप्तचर को मुनियान कहा जाता था। इसने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए कर लगाए, जैसे चराई कर। यह कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर, यह घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी के बीच मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया, में वे 6 के 6 बार असफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद अगला शासक मुबारक खिलजी बना। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक गयासुद्दीन गाजी तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर बसाया। इस नगर में उसने एक दुर्ग बनाया, जिसे छप्पन कोट नाम से जाना जाता है। जूना खां गयासुद्दीन का सेनापति था। इसने एक लकड़ी का महल बनाया, जिसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन के सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे ज़्यादा विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसके क्रूर स्वभाव के कारण इसे पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। इसने कृषि के विकास के लिए एक नया विभाग बनाया, जिसको इसने अमीरे को ही नाम दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके शासनकाल में आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था रेहला। उसमें उसने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई मकबरे बनाए, जिनमें से प्रमुख हैं बदायूं का मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान। इसके बाद फिरोज तुगलक 1351 में अगला शासक बना। फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने 4 नए कर लगाए। ये 4 नए कर हैं खराज, जो कि एक प्रकार का लगान हुआ। फिर दूसरा हो गया खम्स। खम्स क्या होता है? लूट का धन होता है, उसे खम्स कहते हैं। और धार्मिक कर 2 और लगाए, जजिया एवं जकात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो कि उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिनमें से मुख्य हैं हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। इसने ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए
1300 ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इसने चांदी व तांबे से मिश्रित सिक्के भारी मात्रा में चलाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा गया। इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। इसके बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासनकाल केवल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग के सुल्तान ने नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को 1398 ईस्वी में हरा दिया और इस प्रकार सैयद वंश की स्थापना की। इस प्रकार तुगलक वंश का भी अंत हो गया। सैयद वंश तथा लोधी वंश की बात हम अगली वीडियो में करेंगे।